हेलो फ्रेंड्स, दिस इज साधना। वेलकम टू आवर चैनल मिशन पॉसिबल। आशा है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। तो आज हम लोग जानेंगे ऑल लर्निंग थ्योरीज के बारे में। यानी कि हमने इससे पहले का जो सेशन था इसमें अधिगम के बारे में जाना था कि अधिगम की क्या विशेषताएं हैं, अधिगम क्या है और उसको अफेक्ट करने वाले क्या क्या फैक्टर्स हैं और क्या क्या फैक्टर्स में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, है ना। इन सब के बारे में जाना था। जिसने वो सेशन नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा, आप देख लीजिएगा। और आज हम लोग जानेंगे कि बेसिकली जो बच्चे होते हैं वो कैसे लर्न करते हैं, उनकी लर्निंग कैसे होती है और कौन कौन सी लर्निंग थियरीज हैं जो बात करती हैं कि बच्चे किस किस तरीके से क्या करते हैं, सीखते हैं, है ना। तो इस बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इसी सेशन में आपकी आज के सेशन में सारी लर्निंग थियरीज कंप्लीट हो जाएंगी जो इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, है ना। तो चलिए बिना देरी के हम लोग शुरू करते हैं। ज़्यादा बकवास नहीं करेंगे, बस काम की बात करेंगे। जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा वही डिस्कस करेंगे, है ना। तो ऑल लर्निंग थियरीज में हम पढ़ेंगे आज क्या क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग। ट्रायल एंड एरर की थियरी पढ़ेंगे, है ना। ट्रायल एंड एरर थियरी पढ़ेंगे, ठीक है, जो कि किसकी है, थॉर्नडाइक की है, ठीक है। और हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, क्लासिकल कंडीशनिंग की थियरी पढ़ेंगे। क्लासिकल कंडीशनिंग पावलोव जी की थ्योरी है ना। और हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑपरेंट कंडीशनिंग, जो कि किसकी है, बीएफ स्किनर जी की, है ना। और सोशल लर्निंग थ्योरी पढ़ने वाले हैं हम लोग, जो कि बेंडूरा की है ना, अल्ब्रेट बेंडूरा की है। और एक है इंसाइटफुल लर्निंग, इंसाइटफुल लर्निंग थ्योरी, इंसाइटफुल लर्निंग थ्योरी पढ़ेंगे, है ना। इंसाइटफुल लर्निंग की थ्योरी पढ़ेंगे, है ना। तो ये बेसिकली आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थियरीज है और इनको पढ़ के क्या होगा, ये जो हमारा टॉपिक है कि बच्चे कैसे सीखते हैं ये कंप्लीट होगा और हम जान पाएंगे कि क्या 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 वेज हैं हम लोगों के सीखने के और क्या क्या इनके प्रिंसिपल्स हैं लर्निंग के, उन सब के बारे में हम लोग डिटेल में जानेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करेंगे हम लोग, है ना। वन बाय वन सबको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे थॉर्नडाइक की ट्रायल एंड एरर की थ्योरी, जिसको हिंदी में कहते हैं त्रुटि एवं प्रयास का सिद्धांत, है ना। तो लर्निंग में मुख्यतः जो प्रचलित हैं दो अप्रोच, एक तो आपका है व्यवहारवाद, है ना। पहले इसको जान लेते हैं थोड़ा हम लोग। एक है आपका व्यवहारवाद जिसको हम लोग कहते हैं बिहेवियरिज्म, है ना। और एक है आपका संरचनावाद जिसको कहते हैं कंस्ट्रक्टिविज्म, है ना। तो एक है आपका व्यवहारवाद, है ना, एक है संरचनावाद। मतलब मुख्यतः ये है। तो व्यवहारवाद में क्या है, बेसिकली ये तो एक हम कह सकते हैं प्राचीन कॉन्सेप्ट है कि व्यवहारवाद बच्चों को, व्यवहारवाद ये मानता है कि व्यवहार ही सब कुछ है ना। व्यवहार ही सब कुछ व्यवहार ही सब कुछ है ना। इसको क्या किया जा सकता है, इसको बदला जा सकता है ना, इसको बदला जा सकता है ना। जो आपके थॉर्नडाइक हैं, बीएफ स्किनर हैं, ये सब व्यवहारवादी ही हैं, है ना, जो कि क्या करते हैं पुनर्बलन के माध्यम से सीखने पे और अनुकरण के माध्यम से सीखने पे जोर देंगे, है ना। बाकी जो संरचनावादी जितने, जैसे आपका पियाजे हो गया, है ना, वाइगॉस्की आपके हो गए, कॉग्निटिविस्ट हैं ये भी, और ये वाइगॉस्की भी कॉग्निटिविस्ट हैं, है ना। ये लोग क्या करते हैं, इनका मानना है कि जो बच्चा है उसमें सीखने की क्षमता है ना। हमें क्या करना है, उसको बस अन्वेषण यानी एक्सप्लोर करने का मौका प्रदान करना है ना। ये थ्योरीज पढ़ाई जा चुकी है मिशन पॉसिबल पे, जिसने नहीं देखी है वो जाके चैनल पे देख सकता है। फुल डिटेल डिस्कशन हुआ है पियाजे और वाइगॉस्की की थ्योरीज का, ठीक है। तो चलिए हम लोग जानेंगे बेसिकली जो अधिगम के सिद्धांत हैं, ये जो थ्योरीज हैं उनके बारे में सब लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। होपफुली इतना समझ में आ गया होगा। तो हम लोग वन बाय वन सारी थियरीज डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहली थियरी हम लोग डिस्कस करेंगे ट्रायल एंड एरर की थियरी।
ट्रायल एंड एरर, जिसको अगर हिंदी में कहें तो त्रुटि एवं प्रयास का सिद्धांत, है ना, त्रुटि एवं प्रयास का सिद्धांत, है ना। इसको दिया किसने? थॉर्नडाइक जी ने दिया। थॉर्नडाइक ने दिया, है ना। और ये क्या थे बेसिकली? ये अमेरिकन मनोवैज्ञानिक थे, अमेरिकन मनोवैज्ञानिक, है ना, अमेरिकन मनोवैज्ञानिक थे। और इनको फादर ऑफ द एजुकेशनल साइकोलॉजी भी कहा जाता है, यानी कि शिक्षा का जो मनोविज्ञान है उसके इनको जनक भी माना जाता है थॉर्नडाइक को, है ना। तो इन्होंने दिया त्रुटि एवं प्रयास का सिद्धांत, यानी इनका क्या मानना है कि जो बच्चे हैं वो त्रुटि करते हैं, गलती करते हैं, प्रयास करेंगे तो त्रुटियां भी होंगी, गलतियां भी होंगी, और उसी के आधार पर वो क्या करेंगे? सीखेंगे। अपनी गलतियों से ही वो क्या करेंगे? सीखेंगे, है ना। तो हमें उन्हें क्या करना है? गलतियां करने देना है, मतलब कि क्या करना है? उनकी गलतियों को निगेटिव वे में नहीं ले जाना है ना। उनकी गलतियों को हमें स्वीकार करना है और उस बेस पे हमको क्या करना है? उनको सीखने देना है ना। तो त्रुटि इन्होंने क्या किया था? बेसिकली इन्होंने बिल्ली पे प्रयोग किया था, है ना। बिल्ली पर क्या किया था? प्रयोग किया था एक, है ना, कि एक पिंजरा होता है ना, एक पिंजरा होता है जिसमें क्या करते हैं? एक भूखी बिल्ली को ये रख देते हैं, है ना। पिंजरा बोल सकते हैं आप या जार बोल सकते हैं ना, बड़ा सा बॉक्स बोल सकते हैं ना, वो पिंजरा ही था, है ना। तो पिंजरे में क्या था? बिल्ली को, भूखी बिल्ली को रख देते हैं, उसके सामने एक मरी मछली को बाहर रख देते हैं, है ना। तो जो बिल्ली होती है उसको भूख लगी होती है ना, तो वो पिंजरे के अंदर बाहर जो मछली रखी होती है उसको देखती है और उसे पाने का प्रयास करती है ना। तो उसके लिए वो क्या करती है? उछल कूद करती है पिंजरे के अंदर, और अचानक से उछल कूद 2-3 बार ऐसा करते करते क्या होता है? सडनली पिंजरे का जो वो दरवाजा होता है ना, वो खुल जाता है और उसको मछली खाने को मिल जाती है ना। तो इन्होंने बेसिकली क्या बताया है कि प्रयास, निरंतर प्रयास करने से क्या होता है? सफलता मिल ही जाती है अंत में, है ना। एक मान सकते हैं कि इन्होंने ये बताया। और बिल्ली क्या कर रही है? बार बार प्रयास कर रही है, प्रयास कर रही है। एक बार जब सही प्रयास हो गया तो वो क्या करेगी? बार बार उसी, जब भी उसको भूख लगेगी, उसे खाना खाने का मन करेगा, वो क्या करेगी? फिर से एक बार तो वो समझ गई, है ना, एक बार तो वो गलती से हुआ, है ना, लेकिन दूसरी बार में क्या हुआ? फिर वो समझ गई कि ये वे है भोजन को प्राप्त करने का, है ना। तो इन्होंने बिल्ली पे प्रयोग किया, है ना। उसकी स्टोरी आपको पता ही चल गई है। तो इन्होंने इस प्रयोग के बाद क्या किया? कुछ नियम दिए, है ना, कि अधिगम के कुछ नियम दिए, लर्निंग के कुछ रूल्स दिए, उनके बारे में हम लोग जान लेंगे, है ना। इसको रफ कर लेते हैं हम लोग, इतना क्लियर हो गया होगा सबको, है ना। तो सबसे पहले आप इमेज देख लीजिए, है ना। ये आपका पिंजरा है, इसमें बिल्ली है ना। तो बिल्ली क्या है? भूखी है, और उसके पिंजरे के बाहर क्या है? मछली है। आपको इसमें 2-3 स्टेप दिखाए गए। पहले बिल्ली ऐसे ही कहीं पिंजरे से हाथ निकाल रही है, अपना मुंह निकाल रही है मछली को प्राप्त करने के लिए, है ना। और लेकिन बाद में क्या करती है? जब वो हताश हो जाती है, बार बार प्रयास करने से भी उसको क्या हो रहा है? सक्सेस नहीं मिल रहा है, तो हताश होके वो पिंजरे में, मतलब कि क्या करती है? उछलने कूदने लगती है ना। तो उससे क्या होता है कि एक स्विच लगा होता है पिंजरे में, वो दब जाता है ना, जिससे क्या होता है? वो ओपन हो जाता है और वो मछली प्राप्त कर लेती है खाने के लिए, है ना। तो आप इस इमेज में देख पा रहे होंगे प्रोसेस, स्टेप बाय स्टेप, किस तरह से उसको अंत में सफलता मिली, है ना। तो इन्होंने नियम दिए, जो 2 नियम दिए। एक नियम इन्होंने दिया आपका, है ना, एक नियम दिया। सबसे पहले तो 2 नियम दिए इन्होंने, प्राइमरी लॉ, है ना, प्राइमरी लॉ और सेकेंडरी लॉ, सेकेंडरी लॉ, ठीक है। तो प्राइमरी लॉ में बेसिकली कौन कौन से थे? 3 नियम थे इनके प्राइमरी लॉ के, यानी कि प्राथमिक नियम, और इसको हम कह सकते हैं सेकेंडरी लॉ को गौड़ नियम, है ना, या द्वितीयक भी कह सकते हैं, है ना, लॉ। तो पहला सबसे इनका जो था वो था लॉ ऑफ एक्सरसाइज, है ना, एक्सरसाइज, ठीक है। दूसरा इनका था लॉ ऑफ रेडीनेस, ठीक है। और तीसरा था लॉ ऑफ इफेक्ट, ठीक है। ये प्राइमरी नियम है, यानी कि इनके मुख्य नियम है। लॉ ऑफ एक्सरसाइज का मतलब है कि जब भी हम कुछ सीखना चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा? उसके लिए अभ्यास करना पड़ेगा, है ना। अभ्यास में क्या होंगे? जो प्रैक्टिस होगी, इसमें भी क्या होगा? 2 तरह की, एक होगी यूजफुल प्रैक्टिस, है ना, और एक होगी अनयूजफुल या डिसयूजफुल भी कह सकते हैं, डिसयूजफुल, है ना।
मतलब कि आप किसी चीज को प्राप्त करने के लिए प्रयास करेंगे तो कुछ प्रयास आपके यूजफुल होंगे, काम कर जाएंगे, और कुछ क्या हो जाएंगे, डिसयूजफुल भी हो जाएंगे, है ना। हो सकता है वो काम ना करें, आपने प्रयास तो किया लेकिन वो वर्क नहीं कर पाया। जैसे बिल्ली ने क्या किया, हाथ निकाला पिंजरे से बाहर, मुंह निकाला, लेकिन उसको मछली नहीं मिली, तो ये क्या हो गया उसका, डिसयूजफुल वो हो गया, एक्सरसाइज हो गया, या डिसयूजफुल प्रैक्टिस हो गई, प्रयास हो गया। यूजफुल क्या हुआ, जब उसने उछलना कूदना शुरू किया तो अचानक से पिंजरे का सडनली डोर स्विच की वजह से ओपन हो गया, है ना, तो ये यूजफुल हो गया। फिर उसको पता चल गया, तो वो क्या कर रही है, बार बार उसी स्विच को प्रेस कर रही है, दबा रही है अपने मछली को प्राप्त करने के लिए, भोजन को प्राप्त करने के लिए, है ना। तो सबसे पहले अभ्यास की बहुत आवश्यकता होती है अधिगम को करने के लिए, है ना। यानी कि आप हाथ पैर मारना शुरू करेंगे तभी कुछ सीख पाएंगे। हाथ पैर मारने का मतलब है मेहनत करना, जो भी लक्ष्य को प्राप्त करने का साधन है उस दिशा में प्रयास करना, है ना। फिर लॉ ऑफ रेडीनेस, है ना। लॉ ऑफ रेडीनेस का मतलब है तत्परता, तैयारी भी, आपको तत्पर रहना होगा सीखने के लिए, है ना। जब तक कि आप माइंडली प्रिपेयर नहीं रहेंगे किसी चीज को सीखने के लिए, मेंटली या आपको उस चीज की नीड नहीं लगेगी, जरूरत नहीं लगेगी, तो आप मन से नहीं सीख पाएंगे या आप उस दिशा में रुख ही नहीं कर पाएंगे, है ना। तो रेडीनेस भी बहुत जरूरी है। अगर बिल्ली को भूख ही नहीं लगी होती तो आराम से पिंजरे में सो रही होती, वो क्यों हाथ पैर पटकती है ना मछली को प्राप्त करने के लिए, क्यों मेहनत करती। तो लॉ ऑफ रेडीनेस का मतलब यहाँ पे है कि तत्परता होनी चाहिए आपके अंदर, है ना। अब वो तत्परता किस वजह से होगी, या आप सोच सकते हैं आपकी कोई आवश्यकता होगी उस वजह से, या आपको कोई प्रेरणा मिली है इस तरह से, है ना। तो लॉ ऑफ रेडीनेस की बात इन्होंने की, है ना। तत्पर होगा बच्चा तभी सीख पाएगा, है ना। जबरदस्ती हम उसे नहीं सिखा सकते हैं। लॉ ऑफ इफेक्ट मतलब परिणाम क्या आ रहा है ना। तो हर बार हम लोग क्या कर रहे हैं, लॉ ऑफ इफेक्ट में क्या है, लगातार प्रयास करते जा रहे हैं और हमें रिजल्ट क्या, जीरो प्राप्त हो रहा है ना। जीरो का मतलब है कुछ भी नहीं, है ना। तो क्या होंगे, हम हताश निराश हो जाएंगे, है ना। हताश निराश हो जाएंगे और सोचेंगे कोई मतलब नहीं है इस प्रयास का, है ना। तो परिणाम भी बहुत हद तक डिसाइड करते हैं कि क्रिया आगे की दिशा में होगी या नहीं होगी, है ना। अगर आप मान लीजिए 2-3 प्रयासों के बाद आपको सफलता मिलना शुरू हो गई तो आप सोचेंगे हाँ चलो कुछ तो हो रहा है ना, धीरे धीरे। लेकिन लगातार आप देख रहे हैं प्रयास करते रहने पे भी सफलता नहीं मिली तो आप कहीं ना कहीं हताश निराश होने लगेंगे, है ना। तो यहाँ पे परिणाम में बेसिकली रीइंफोर्समेंट का बहुत महत्व है। जैसे बिल्ली ने लगातार प्रयास किया तो उसको भोजन मिला, तो उसको लगा कि हाँ उछलूंगी कूदूंगी या फिर ये कर रही हूँ मैं प्रयास, तो मुझे क्या प्राप्त हो रहा है, भोजन प्राप्त हो रहा है खाने को, है ना। तो ये इसके लिए पुनर्वलन का काम कर गया, है ना। तो ये उसका परिणाम हो गया। तो इसी तरीके से आप क्या, लॉ ऑफ इफेक्ट भी बहुत मैटर करता है आपकी लर्निंग में, है ना। उसका परिणाम क्या हो रहा है ये भी कहीं ना कहीं क्या करता है, डायरेक्ट करता है आपके मतलब कि लक्ष्य तक पहुंचने के लिए दिशा निर्धारित करेगा। ये भी परिणाम क्या आ रहे हैं ये भी डिसाइड करेंगे, है ना। तो कहीं ना कहीं ये आपकी मोटिवेशनल क्लास भी हो जाएगी, अपने गोल्स को लेके आप इन सब चीज़ों को लागू भी कर सकते हैं, है ना। करना ही चाहिए, लॉ ऑफ एक्सरसाइज होना चाहिए, रेडीनेस होनी चाहिए, इफेक्ट का मेजर करना चाहिए क्या मिल रहा है हमें, है ना। तो सेकेंडरी नियम पे हम लोग जाते हैं, है ना। होपफुली प्राइमरी वाले समझ में आ गए होंगे, है ना। सेकेंडरी नियम में क्या है, बेसिकली आपके सबसे पहले है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रैक्टिस। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रैक्टिस, है ना। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रैक्टिस का मतलब है एक ही प्रयास में आपको सफलता नहीं मिल जाएगी, है ना। आपको क्या करना पड़ेगा, ज्यादा, मल्टीपल का मतलब है ज्यादा, एक से ज्यादा, ज्यादा भी हो सकते हैं 3 4 5 या कितने भी हो सकते हैं, है ना। जैसे यूपीएससी में ही ले लीजिए, फर्स्ट अटेम्प्ट में भी किसी का हो सकता है और किसी का लास्ट में होता है ना। तो मल्टीपल वे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको, है ना। तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रैक्टिस का मतलब है कि बहुत ज्यादा आपको प्रयास करने पड़ सकते हैं, है ना। एक ही प्रयास में संभावना उतनी नहीं है। जैसे बिल्ली ने क्या किया, बहुत बार प्रयास किया तब जाके उसे भोजन मिला, है ना। फिर यहाँ पे दूसरा क्या आ जाता है, लॉ ऑफ पार्शियल एक्शन, है ना। पार्शियल एक्शन मतलब कि क्या करना है, आंशिक रूप में क्रियाओं को छोटे छोटे भागों में हमें क्या करना है, परफॉर्म करना है, जिससे वो क्या हो, इजी हो जाए, आसान हो जाए और सीखने योग्य हो जाए, है ना। तो ये था आपका लॉ ऑफ पार्शियल एक्शन, मतलब टुकड़ों में क्रियाओं को विभाजित करके करेंगे। फिर आपका क्या है, लॉ ऑफ एसिमिलेशन। एसिमिलेशन मतलब कि क्या करेंगे, जो भी चीजें हमें प्राप्त हो रही हैं, देखने को मिल रही है नई चीजें, उन्हें क्या करेंगे, कहीं ना कहीं अपने प्रीवियस नॉलेज से कनेक्ट करेंगे, है ना। इसको लॉ ऑफ एसिमिलेशन या लॉ ऑफ एनालॉगी भी कह देते हैं, है ना। कि जो भी नया सीख रहे हैं उसको क्या करेंगे, अपने पुराने नॉलेज में हम उसको ऐड करते जाएंगे, है ना। उससे उसको कहीं ना कहीं मैच करने का प्रयास करेंगे, है ना। तो नेक्स्ट है आपका लॉ ऑफ
डिस्पोजिशन, जिसको हम एटीट्यूड भी कह सकते हैं या हिंदी में कहें तो अभिवृत्ति, है ना। अभिवृत्ति का नियम यानी कि आपके जो इंटरेस्ट होंगे, जो भी आपकी रुचियां होंगी, वो भी कहीं ना कहीं आपकी लर्निंग को अफेक्ट करेंगी, है ना। उनकी वजह से भी आप का डायरेक्शन चेंज होगा। अधिगम का है ना, जो आपको पसंद होगा आप उस दिशा में प्रयास करना बेहतर समझेंगे, है ना। तो ये हो गया आपका लॉ ऑफ डिस्पोजिशन। फिर लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग, है ना। इसका मतलब है कि आपने जो भी एक बार चीजें सीखी हैं प्रयास के माध्यम से, उनको आप दूसरी जगह भी अप्लाई करने का प्रयास करेंगे, है ना। उनको दूसरी जगह भी आप अप्लाई करेंगे, है ना, उनका प्रयोग करेंगे, है ना। एसोसिएटिव मतलब उनकी सहायता अलग अलग जगह पे आप यूज करेंगे, उनका सहयोग करेंगे, है ना। यानी कि उनके माध्यम से आप अन्य चीजों में भी प्रयोग करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो ये बेसिकली थे इंपॉर्टेंट जो लॉज थे, सेकेंडरी और प्राइमरी दोनों लॉज थे ट्रायल एंड एरर मेथड के, है ना। इसको त्रुटि एवं प्रयास का सिद्धांत भी कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि इन्होंने जो बात की है बेसिकली कि बच्चे त्रुटि एवं प्रयास के माध्यम से सीखते हैं। एरर मेथड का शैक्षिक प्रयोग क्या है ना, शैक्षिक प्रयोग। तो इसमें क्या है, त्रुटियां क्या हैं, बच्चों को सीखने में सहायता देती है, बच्चे को सीखने में सहायता देती है ना। कह सकते हैं जो गलतियां होती हैं वो क्या है, पार्ट ऑफ लर्निंग, है ना। अगर हम सीखेंगे कुछ तो गलती करेंगे और सीखेंगे, है ना। कहते नहीं अपनी गलतियों से लोग सीखते हैं, है ना। तो क्या होता है, हम लोग प्रयास करेंगे और त्रुटि होगी और उसके माध्यम से क्या होगी, हमारी लर्निंग होगी, है ना। हमें इनको क्या करना है बच्चों को। और त्रुटियां कहीं ना कहीं ये टीचर को ये समझने में मदद करती है कि बच्चा सीखता कैसे है, कहाँ पे उसको प्रॉब्लम आ रही है और उसको किस तरह से टीचर आइडेंटिफाई कर सकता है, इन सब के बारे में क्या करती है, मदद करती है ना। तो ये था ट्रायल एंड एरर मेथड के बारे में। नेक्स्ट अब हम लोग जान लेते हैं, नेक्स्ट हम लोग जानेंगे क्लासिकल कंडीशनिंग के बारे में। जानने वाले हैं क्लासिकल कंडीशनिंग के बारे में, जो कि किसने दी है, पावलोव ने दी थी, है ना। ये रूसी वैज्ञानिक थे। क्लासिकल कंडीशनिंग, जिसको हिंदी में कहें तो है ना, हिंदी में कहें तो शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, है ना। तो इसको कंडीशन रिस्पॉन्स सिद्धांत भी कहते हैं, है ना। तो ये क्या थे, ये रूसी मनोवैज्ञानिक थे। कौन, पावलोव, है ना। पावलोव क्या थे, ये रूसी मनोवैज्ञानिक थे, है ना। और 1904 में इनको क्या दिया गया था, नोबेल प्राइज से सम्मानित भी किया गया था। 1904 में नोबेल मिला था, नोबेल प्राइज इनको मिला था, ठीक है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने डॉग पे यानी कि कुत्ते पे प्रयोग किया था, ठीक है। ये जो इनका सिद्धांत है ये कुत्ते पे इन्होंने प्रयोग किया था, उस पे आधारित है ना। उसके आधार पे इन्होंने क्या किया था, कुछ स्टेजेस बताई थी कि क्लासिकल कंडीशनिंग की कुछ स्टेजेस दी थी कि इन स्टेजेस में क्या होगा, लर्निंग होगी, है ना। लर्निंग की या फिर एक लर्निंग फेज के दौरान बच्चे की ये स्थिति से गुजरना पड़ता है बच्चे को, है ना। तो कुत्ते पे प्रयोग किया था इन्होंने। क्या था कि बेसिकली एक पिंजरा या एक बॉक्स था, है ना। एक लोहे का रूम भी कह सकते हैं इन्होंने बनवाया था, है ना। एक बॉक्स था, बड़ा सा बक्सा जिसको कह सकते हैं, है ना। तो उसमें क्या किया इन्होंने, भूखे कुत्ते को बंद कर दिया, है ना। और उसके आगे भोजन या मांस के टुकड़े डाल दिए, ठीक है। तो वो कुत्ता क्या करता था, मतलब कि डाल नहीं दिए, इन्होंने क्या किया बेसिकली कि एक भूखे कुत्ते को उसमें बंद कर दिया, बॉक्स में बंद कर दिया, है ना। और क्या किया कि जब उसको भोजन दिखाते थे तो उस कुत्ते को क्या आती थी, लार आती थी, है ना। जब वो भोजन देखता तो उसको खाने का मन करता तो लार आती थी, है ना। तो यहाँ पे क्या था, इन्होंने जब वो भोजन देखता तो वो क्रिया करता यानी कि लार गिराता था, है ना। तो बेसिकली क्या हुआ
कि स्टिमुलस आया, स्टिमुलस उसके लिए क्या है, भोजन, है ना, और लार क्या है, रिस्पॉन्स। जब वो लार टपका था तो उसको भोजन खाने को दिया जाता, है ना। तो ये अनकंडीशन था, यूसीआर बोल सकते हैं, ये अनकंडीशन स्टिमुलस था, ठीक है। और ये लार क्या थी, अनकंडीशन रिस्पॉन्स थी। ये अनकंडीशन रिस्पॉन्स स्टिमुलस भोजन हो गया, है ना। और यूसीआर यानी कि अनकंडीशन रिस्पॉन्स, ये क्या हो गया, लार हो गई, और अनकंडीशन स्टिमुलस भोजन हो गया, है ना। तो अनकंडीशन का मतलब यहाँ पे अभी बस क्या हुआ, भोजन आ रहा है जब जब तब तब डॉगी क्या कर रहा है, लार गिराता है ना, उसको प्राप्त करने के लिए वो लार टपकाता है ना, उसको खाने का मन होगा, हाँ इसीलिए, है ना। तो बाद में क्या होता है, ये बिफोर द कंडीशनिंग है। ड्यूरिंग द कंडीशनिंग क्या होता है ना, ड्यूरिंग द कंडीशनिंग क्या होता है कि एक बेल बजती है ना, वो क्या करते हैं, एक बेल बजाते हैं खाने से पहले। अभी तो डॉगी को पता नहीं कि ये बेल खाने के लिए बज रही है, तो वो क्या करता है, कोई रिस्पॉन्स नहीं देता है ना, रिस्पॉन्स ही नहीं देता है। एक नेचुरल चीज होती है और एक क्या होती है, न्यूट्रल चीज होती है ना। तो ये क्या करता है, अभी रिस्पॉन्स बेल बजने पे नहीं दे रहा है, फिर बाद में ये जब जान जाएगा कि बेल इस खाने से पहले हमेशा बेल बजने लगी है, अब खाने से पहले बेल बज रही है, तो क्या करेगा, बेल बजते ही क्या करेगा, लार टपकाना शुरू कर देगा। अब ये क्या हो जाएगा, कंडीशन, कंडीशन स्टिमुलस और कंडीशन रिस्पॉन्स हो जाएगा, है ना। एक कंडीशन है कि बेल बजेगी तो उसे खाना मिलेगा, तो वो क्या करेगा, लार टपकाना शुरू कर देगा, है ना। तो यहाँ पे क्या है कि बेसिकली जो क्या होता है, स्टिमुलस होता है, वो उत्तेजित करता है हमें सीखने के लिए, है ना, या क्रिया करने के लिए उत्तेजित करता है जो स्टिमुलस होता है ना। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये थी क्लासिकल कंडीशनिंग की कहानी, अभी इसकी स्टेजेस भी बाकी हैं, है ना। तो ये स्टेप आप देख सकते हैं, है ना, जिसमें क्या है, 4 स्टेप दिए गए हैं, 4 चरण दिए गए हैं कि बिफोर द कंडीशनिंग क्या होता है ना, और फिर क्या होता है, ड्यूरिंग द कंडीशनिंग क्या होता है, और फिर आफ्टर उसके क्या होता है, इस तरह से दिए गए जो मैंने अभी बताया। जैसे यूसीआर था आपका, है ना, अनकंडीशन वो था आपका स्टिमुलस, फिर अनकंडीशन रिस्पॉन्स होगा, है ना, फिर क्या होगा, नेचुरल चीजें आएंगी, नेचुरल और न्यूट्रल दोनों को जोड़ेंगे हम लोग, है ना। फिर क्या होगा, उससे भी क्या होगा, वही रहेगा कि रिस्पॉन्स, कोई रिस्पॉन्स नहीं आएगा, है ना, क्योंकि उसे नहीं पता है कि अभी बेल ये भोजन से कनेक्टेड है कहीं ना कहीं, है ना। फिर लास्ट में क्या होगा, उसे पता चलेगा कि जब से भोजन आता है उससे पहले बेल बजती है, तो वो रिस्पॉन्स करना शुरू कर देगा, है ना। ये बेसिकली छोटी सी बात थी। जान लेते हैं इनकी स्टेजेस क्या है, स्टिमुलस और रिस्पॉन्स की, एसआर यानी कि स्टिमुलस और रिस्पॉन्स, है ना। तो सबसे पहले जो इन्होंने बताया, जनरलाइजेशन, जनरलाइजेशन के बारे में बताया, यानी कि हिंदी में कहें तो सामान्यीकरण, सामान्यीकरण, है ना। यानी कि फर्स्ट स्टेज में क्या करेगा बच्चा, अलग अलग चीजों में विभेद नहीं कर पाएगा, सामान्यीकरण नहीं कर पाएगा, है ना। यानी कि जैसे कि घंटी इन्होंने लगाई भोजन के लिए, है ना, भोजन के लिए घंटी लगाई, तो यहाँ पे ये पहचान नहीं पा रहा है कि कौन सी घंटी खाने के लिए बज रही है ना, किस घंटी पे खाना आएगा ये अभी नहीं पहचानने योग्य है ना, अभी इतना उसको नहीं जान पाया है ये, है ना। जनरलाइजेशन की बात हुई। फिर नेक्स्ट है कि यानी कि अलग अलग परिस्थितियों में भी ये अपनी नॉलेज को अप्लाई नहीं कर पाएगा, पहचान नहीं पाएगा, उसको जनरलाइज नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट क्या है, विलोपन, है ना, एक्सटेंशन बोलते हैं जिसको, है ना, विलोपन। विलोपन का मतलब है कि अब वो यहाँ पे क्या कर लेगा कि भोजन विलोप कर देगा, यानी विलोपन का मतलब है कि अगर उसको घंटी बजने के बाद भी खाना नहीं दिया जाएगा, यानी कि वो क्रिया कर रहा है और उसको क्या हो रहा है, उसका परिणाम नहीं मिल रहा है ना, तो क्या होगा, वो क्रिया करना बंद कर देगा, है ना, वो क्रिया धीरे धीरे समाप्त होना शुरू हो जाएगी, है ना। फिर नेक्स्ट है आपका विभेद, विभेद यानी कि डिस्क्रिमिनेशन, है ना, या है ना, अलग अलग पहचानना, है ना, कि मतलब कि जैसे कि धीरे धीरे जब एकदम क्या हो जाएगा, आदी हो जाएगा, घंटी जब जब बजती तब तक खाना आता है, तो ये भी पहचानना शुरू कर देगा कि मेरे भोजन वाली घंटी कौन सी। बहुत सारी घंटियां जब बजेंगी तो उसको इतना जनरलाइजेशन आ जाएगा या इतना वो पहचानने लगेगा कि जो जो घंटी पे खाना मिलता है उसी घंटी पे बस लाइट टपकाएगा, सारी घंटियों पे नहीं टपकाएगा, है ना। तो
ये इनकी स्टेजेस थी। इसका मतलब है कि बच्चे स्टार्टिंग में सामान्यीकरण नहीं कर पाते, उन्हें विभेद नहीं पता होता है अलग अलग चीज़ों के बारे में जो भी सीखते हैं वो। फिर धीरे धीरे अगर वो क्रिया कर रहे हैं, उनका उसको रिजल्ट नहीं मिल रहा है ठीक से, तो क्या होगा, वो क्रिया करना समाप्त करने लगेंगे, है ना। और विभेद का मतलब अंत में क्या करेंगे, वो अपनी जो नॉलेज है उसको अलग अलग तरीके से अप्लाई कर पाएंगे, अलग अलग क्षेत्र में उसका यूज़ कर पाएंगे अगर उन्होंने सीखा होगा तो, है ना। तो ये था बेसिकली क्लासिकल कंडीशनिंग के बारे में, सिंपल सी बात। नेक्स्ट हम लोग जान लेते हैं बीएफ स्किनर का ऑपरेंट कंडीशनिंग का सिद्धांत, है ना। ऑपरेंट कंडीशनिंग ऑपरेंट कंडीशनिंग में क्या होता है कि रिस्पॉन्स पहले आता है। बीएफ स्किनर ने दिया सबसे पहले तो, है ना, स्किनर ने दिया है, ठीक है। व्यवहारवादी माने जाते हैं ये, इन्फोर्समेंट पुनर्बलन पे बहुत ज़्यादा जोर देते हैं, है ना। इनका मानना है कि पुनर्बलन के माध्यम से क्या की जाती है, लर्निंग होती है ना। बच्चे को अगर किसी अच्छे व्यवहार पे पुनर्बलन प्रदान किया जाएगा तो क्या करेगा, वो अच्छा बेहतर सीखेगा, है ना, अच्छा सीखने का प्रयास करेगा क्योंकि उसको अप्रिसिएशन मिल जाएगा, है ना। तो इन्होंने बेसिकली बात की है कि पहले रिस्पॉन्स होगा, है ना। रिस्पॉन्स क्या होगा, पहले आएगा, स्टिमुलस बाद में मिलेगा, है ना। और फिर स्टिमुलस मिलने के बाद रिस्पॉन्स बढ़ना है या घटना है, ये होगा, है ना। मतलब कि रिस्पॉन्स, जैसे इन्होंने क्या किया था, चूहे पे प्रयोग किया था, है ना। एक चूहा था, उसको बंद किया था एक बॉक्स में, है ना, स्किनर बॉक्स उसका नाम क्या रखा था, है ना, या फिर स्किनर ने यूज किया तो हम लोग क्या देते हैं, स्किनर बॉक्स, है ना। चूहे पे प्रयोग किया, है ना, एक चूहे को बंद कर दिया उसमें, और वो चूहा उसमें क्या करता है, उछल कूद करता है। उछलते उछलते उसको क्या होता है, सडनली उसको भोजन प्राप्त होता है। मतलब उसमें एक स्विच होता है पिंजरे में और वो दब जाता है, और वो जब बाहर आता है तो उसको भोजन प्राप्त होता है, खाना प्राप्त होता है ना। तो जो है वो क्या करता है, फिर बार बार वही क्रिया को करना शुरू कर देता है। उसको एक बार पता चल गया कि हाँ, मतलब कि क्या है, ये करने पे ये रिस्पॉन्स दूंगा तो ये स्टिमुलस मुझे मिल रहा है ना। तो वो क्या करना शुरू कर देगा, क्रिया करना निरंतर शुरू कर देगा। तो उन्होंने क्या किया, चूहे पे प्रयोग किया, है ना। आप लोग देख सकते हैं, स्किनर बॉक्स है, उसमें चूहा अंदर है, और बॉक्स में जो भी चीज़ें, स्पीकर है, आपका स्विच कहाँ लगा है, इस तरह से भोजन का एक पैनल बना हुआ है ना। तो उस तरह से दिखाया गया है, आप देख सकते हैं, है ना। तो चूहे पे इन्होंने प्रयोग किया और क्या बोला, रिस्पॉन्स पहले और क्रिया बाद में, सॉरी, रिस्पॉन्स यानी कि क्रिया है, क्रिया पहले और स्टिमुलस बाद में, ठीक है। स्टिमुलस बाद में मिला, चूहे ने पहले क्या किया, उछल कूद मचाई, खाना तो उसको बाद में मिला, है ना। तो ये था इनका ऑपरेंट कंडीशनिंग का सिद्धांत। ये ऑपरेंट कंडीशनिंग के बारे में हो गई बात, है ना। तो क्या होता है, रिस्पॉन्स पहले होता है, यानी कि पहले आपको क्रिया करनी पड़ेगी और स्टिमुलस आपको बाद में मिलेगा, अकॉर्डिंग टू बीएफ स्किनर। पुनर्बलन को बहुत महत्व देते हैं, फिर जो पुनर्बलन मिलेगा आपको या जो परिणाम मिलेंगे उसी की बेस पे आप कार्य करेंगे, है ना। चूहे को जब पता चला कि ये अचानक से स्विच दबने पे क्या हुआ, मुझे खाने को मिल रहा है, तो वो क्या किया, उसने वो क्रिया, उसको अच्छा लगा, वो निरंतर क्रिया करना शुरू कर दिया। तो उसी तरह आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा तो आप उस क्रिया को बच्चे क्या करेंगे, और करने का प्रयास करेंगे, है ना। अगर उनको हम उसी में पुनर्बलन प्रदान कर दें, अप्रिशिएट कर दें, उन्हें लगेगा कि हाँ, ये काम शायद अच्छा हो रहा है, इसीलिए मुझे क्या हो रहा है, इनाम मिल रहा है, रिवॉर्ड मिल रहा है, और इसलिए मुझे ये काम अच्छा और करना चाहिए, है ना। तो ये था बेसिकली ऑपरेंट कंडीशनिंग के बारे में, है ना। नेक्स्ट हम लोग जानेंगे एसएलटी यानी कि सोशल लर्निंग थ्योरी, ठीक है। सोशल लर्निंग थ्योरी, ठीक है, जिसको किसने दिया, एल्बर्ट बेंडोरा ने दिया। इससे प्रश्न बहुत कम पूछता है, फिर भी थोड़ा बहुत हम लोग जान लेंगे बेसिक जानकारी के लिए, है ना। अल्बर्ट बंडूरा ने इसको दिया था। सोशल लर्निंग यानी कि सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। बच्चे क्या करते हैं, जो भी सीखते हैं समाज से सीखते हैं, है ना। समाज में वो जैसा व्यवहार देखेंगे वैसा ही व्यवहार वो क्या करते हैं, अपनाते हैं, है ना। यानी कि इन्वायरमेंट में जैसा भी व्यवहार देखेंगे वो वैसा ही व्यवहार क्या करेंगे, अपनाएंगे, है ना। तो जैसे कि इन्होंने क्या किया था, बोबो, है ना, बोबोडॉल, बोबोडॉल पे एक्सपेरिमेंट किया, है ना।
डॉल पे इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, है ना। यानी कि एक गुड़िया थी, उस पर बोबो डॉल इसको कह सकते हैं, ये कहते हैं, है ना, इसी नाम से जानते हैं इनके प्रयोग को। तो बोबो डॉल पे एक्सपेरिमेंट किया, तो उन्होंने बेसिकली फिल्म दिखाई। एक फिल्म थी जिसमें एक जो बच्चा होता है, एक बालक होता है, वो क्या करता है, डॉल के साथ में आक्रामक व्यवहार करता है ना, उसको पीटता है ना। तो गुड़िया के साथ क्या करता है, आक्रामक व्यवहार करता है। यहाँ तक कि ये फिल्म सबको दिखाई जाती है, सारे बच्चों को दिखाई गई, तीन मतलब कि एक साथ कि ये एक बॉय है, वो गुड़िया के साथ क्या कर रहा है, आक्रामक व्यवहार कर रहा है। फिर क्या होता है, आगे की फिल्म के लिए बच्चों को 3 भागों में विभाजित कर दिया जाता है ना। जैसे कि पहले भाग में जिसने गुड़िया के साथ आक्रामक व्यवहार किया था, उनको प्रोत्साहन दिया जाता है ना, मतलब कि रीइंफोर्समेंट दिया जाता है, बोला जाता है गुड, वेरी गुड, आपने बहुत अच्छा किया, है ना। और जो दूसरे फेज में बच्चे, उनको दंड मिलता है ना, दंड मिला कि ये व्यवहार अच्छा नहीं है, तुम्हें नहीं करना चाहिए। और तीसरे फेज में कुछ नहीं, है ना, न्यूट्रल है, उदासीन रहे, कुछ नहीं, ना अच्छा बोला ना बुरा बोला, ठीक है। तो बाद में फिर क्या किया गया, तीनों बच्चों को क्या किया गया, बोबो डॉल के साथ एक रूम में फिर वापस लाया गया, है ना, बोबो डॉल रखी थी वहां पे, ले जाया गया। तो जिन बच्चों को प्रोत्साहन मिला था बैड बिहेवियर के लिए, उन्होंने क्या किया, उस डॉल के साथ बहुत आक्रामक व्यवहार किया, उसको पीटना शुरू कर दिया, है ना, क्योंकि उन्हें लगा कि ये व्यवहार अच्छा है, इसके लिए मुझे अप्रिसिएशन मिला है, ठीक है। और जिन बच्चों को दंड मिला था, उन्होंने क्या किया, बोबो डॉल से ज्यादा आक्रामकता नहीं दिखाई, है ना, कोशिश किया कि इसके लिए सजा मिल सकती है ना, ये काम हमें नहीं करना चाहिए, है ना। और जिनको कुछ नहीं, वो न्यूट्रल ही रहे, है ना, उनको तो कोई वही नहीं है ना, न्यूट्रल में रह गए। तो बेसिकली क्या है कि जो हम समाज में देखते हैं और जिसके लिए हमें पुरस्कृत किया जाता है, वो व्यवहार हम ज्यादा करते हैं, है ना। तो बच्चों के सामने हमें क्या करने हैं, अच्छे व्यवहार प्रदर्शित करने हैं, क्योंकि जो क्या होता है, गलत व्यवहार होता है, अगर उसके लिए हमने गलती से भी उन्हें अप्रिशिएट कर दिया, या उन्होंने समाज में वो व्यवहार देख लिया, उन्हें लगा ये ठीक है, तो उसी दिशा में वो रुख कर लेंगे, है ना। तो इन्होंने कुछ प्रिंसिपल्स बताए हैं इसके, ये भी हम लोग जान लेते हैं, है ना। प्रिंसिपल क्या बताएं, एक तो आपका है अटेंशन, है ना, अटेंशन, रिटेंशन, ठीक है, फिर प्रोडक्शन, और अंत में रीइंफोर्समेंट, ठीक है। ARPR ऐसे याद रखते हैं, आर पार ऐसे याद कर सकते हैं, ट्रिक है आर पार, आर पार, आर से मतलब ए, है ना, अटेंशन, रिटेंशन, पी से क्या हो जाएगा, प्रोडक्शन, और आर से क्या हो जाएगा, रीइंफोर्समेंट, आर पार, इस तरह से आप याद रख सकते हैं, है ना। तो अटेंशन का मतलब है ध्यान, है ना, ध्यान रखना है। बच्चे अगर अटेंशन रखेंगे तभी सीख पाएंगे। रिटेंशन का मतलब धारण, जो भी उन्होंने सीखा है उसको रिकॉल कर पाएंगे, है ना, याद रख पाएंगे, तभी संभव होगी अधिगम, है ना। फिर प्रोडक्शन का मतलब है प्रैक्टिस, यहाँ पे उत्पाद, है ना, कि उनकी प्रैक्टिस करनी है, उनको अभ्यास ज़्यादा से ज़्यादा करना है। रिइंफोर्समेंट मतलब प्रोत्साहन, उनको प्रोत्साहन हमें प्रदान करना है, तभी उनकी लर्निंग अच्छी बनेगी, है ना। अच्छे व्यवहार के लिए अगर हम उन्हें पुनर्बलन प्रदान करेंगे, तो वो क्या करेंगे, बेहतर सीख पाएंगे और अच्छा सीखने का प्रयास भी करेंगे आगे। तो ये थी बेसिकली सोशल लर्निंग थ्योरी, है ना। डस्टर गिर चुका है, इसे उठाएंगे। तो ये थी आपकी सोशल लर्निंग थ्योरी के बारे में हम लोगों ने जान लिया। इसमें थोड़ा कंफ्यूजन आता है कि एक तो ये सोशल लर्निंग थ्योरी यानी कि SLT, इसको हम लोग कहते हैं सोशल लर्निंग थ्योरी, जो कि किसने दी है, बेंडोरा ने, है ना, जो कि सामाजिक अधिगम का सिद्धांत है। दूसरा है SCT, है ना, यानी कि सोशियो कल्चरल थ्योरी है आपकी, ये वाइगोत्स्की जी ने दी है ना, ये वाइगोत्स्की जी ने दी है, और ये किससे रिलेटेड है, संज्ञान से रिलेटेड है ना। कई बार हम क्या करते हैं, SLT को वाइगोत्स्की की थ्योरी समझ लेते हैं, ये गलत हो जाता है आपका क्वेश्चन, है ना। तो कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान से समझना है, क्योंकि छोटी छोटी गलतियां नंबर कटवा सकती हैं आपके, है ना। तो हमें नंबर अपने नहीं कटवाने हैं, एक एक नंबर करके अच्छे नंबर बनेंगे, है ना। बूंद बूंद से घड़ा भरता है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग जानेंगे, सिंपल सी छोटी सी थ्योरी है, अंतिम थ्योरी है आपकी, है ना, इंसाइटफुल लर्निंग, इंसाइटफुल लर्निंग, इंसाइटफुल लर्निंग, ठीक है। तो इसको दिया कोहलर ने, कोहलर की थ्योरी है, ये कोलबर्ग नहीं है, ये कोहलर है, ये अलग है ना।
तो कोहलर की थ्योरी में एक चिंपैंजी था, चिंपैंजी जिसका नाम था सुल्तान, उस पर प्रयोग किया था, है ना, सुल्तान, उस पर प्रयोग किया था कि क्या किया था, उसको एक रूम में बंद कर दिया था और वहाँ पे बहुत सारे मतलब कि केले लटका दिए थे वहाँ पे और ऊपर थोड़ा ऊंचाई पे, और वो क्या होता है, उसको भूख लगी होती है, वो क्या करता है धीरे धीरे बॉक्सेस पे चढ़ के उसको उतारने का प्रयास करता है ना। फिर वहाँ पे क्या होता है, उसको अचानक से थॉट आता है कि एक स्टिक वहाँ पे पड़ी होती है, उसको अचानक से थॉट आता है कि चलो इससे तोड़ते हैं, इससे मिल जाएगा, है ना। तो यहाँ का मतलब है कि कुछ चीज़ें हम क्या करते हैं बिना प्रयास के ही अनायास ही हमारे मन में आ जाती हैं बैठे बैठे। जैसे मान लीजिए आप कोई समस्या है, आपके पास प्रॉब्लम है और आप बैठ के सोच रहे थे और अचानक से वॉट एन आइडिया, है ना, ऐसा कुछ मन में आया, अरे इतनी देर से मैं क्यों नहीं सोच पाया ये अचानक से, या फिर आपने कोई वस्तु देखी, उसको देख के इसका ये कर सकते हैं हम लोग, है ना, बिना किसी उसके कि मतलब हो सकता है पहले आप उस चीज़ को अपने प्रॉब्लम से रिलेट भी नहीं कर पाते, लेकिन अचानक से ऐसा आइडिया आया कि बिल्कुल जो आपने सोचा ही नहीं था, है ना, मतलब कि जो आप इतनी देर से प्रयास के माध्यम से भी नहीं सोच पा रहे थे। तो इंसाइटफुल का मतलब जो सडन आइडिया कुछ आते हैं हम लोगों के और उनसे प्रॉब्लम्स क्या हो जाती है, सॉल्व हो जाती है। जैसे हम लोग कहते हैं क्या विचार है, व्हाट एन आइडिया, है ना, इस तरीके से। तो सुल्तान ने क्या किया, उस स्टिक का यूज करके केले प्राप्त कर लिए होंगे, है ना। तो ये था बेसिकली सिंपल सा इंसाइटफुल लर्निंग के बारे में, है ना। तो ये था इंसाइटफुल लर्निंग के बारे में और ये आपकी सारी लर्निंग थियरीज थी। आप इमेज में देख सकते हैं कि सुल्तान चिंपैंजी जो था, इसने किस तरह से क्या किया, स्टेप बाय स्टेप आप देख सकते हैं किस तरह से इसने बनानास को प्राप्त किया खाने के लिए, है ना। तो ये बेसिकली आपकी सारी जो लर्निंग थियरीज थी जो इम्पोर्टेंट थी आपके सीटेट के एग्जाम ओरिएंटेड, पूरी कंप्लीट हो चुकी हैं आपकी, है ना। और बस क्या है इसमें, सीडीपी वैसे एक क्लास आपकी और हो सकती है, बाकी सीडीपी का आपका जो सिलेबस है वो पूरा कंप्लीट हो गया है। अब हम नेक्स्ट इसके बाद एक और सेशन आपको सीडीपी का देखने को मिलेगा और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ईवीएस की या जो सब्जेक्ट आप कमेंट में बताएंगे उसकी प्रिपरेशन हम लोग शुरू कर देंगे। तो अपनी प्रिपरेशन ज़बरदस्त तरीके से करते रहिए, समय भी कम बचा है, 1 महीने आपके पास प्रॉपरली बचे हैं, है ना। तो अपनी प्रिपरेशन आप ठीक से करते रहिए और जुड़े रहिए मिशन पॉसिबल के साथ। जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है, जो नए हैं वो सब्सक्राइब कर लें क्योंकि बहुत हेल्प होने वाली है आपके सीटेट में, है ना। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। ऑल द वेरी बेस्ट।